नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। और आज फिर लेकर उपस्थित हुए हैं आपके सामने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो जीके के हैं और इससे हमारे कहीं ना कहीं पूरे एग्जाम के लिए जरूरी होते हैं। तो दोस्तों, आप सभी इसके लिए बिल्कुल रेडी होंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की प्रश्नों की अपनी इस श्रृंखला को। और ज्योग्राफी के खंड में आज समझेंगे कि हमारे लिए कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। चलिए, हमारा पहला प्रश्न कौन सा है? हमारा पहला प्रश्न है, भारत में मानसून पवनों के आगमन का प्रमुख कारण क्या है? पृथ्वी का घूर्णन, कोरियोलिस बल, स्थिर समुद्र तापांतर या फिर जेट स्ट्रीम। देखिए, कारण क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है मानसून पवनों के आगमन का। अब अगर मानसून पवनों के आगमन के कारण की हम बात करेंगे तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण आपका उभर के आंसर आता है स्थल समुद्र तापांतर। क्योंकि आप सभी को पता है कि गर्मियों में क्या होता है, स्थल भाग जल्दी गर्म होकर निम्न दाब क्षेत्र बनाता है, जबकि समुद्र क्या होता है, समुद्र अपेक्षाकृत ठंडा रहता है। इस तापांतर के कारण समुद्र से स्थल की ओर आर्द्र पवनें चलती हैं, जिन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। ये सभी आप लोगों को पता है। और यही एक कारण है कि जो ये समुद्र स्थल का तापांतर होता है, मतलब स्थल पे अलग ताप होता है, समुद्र का अलग ताप होता है, उसी कारण ये पवनें जो है यहाँ पे आती है, इसे ही माना जाता है। चलिए, चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी वैली रिफ्ट वैली में प्रवाहित होती है? विकल्प क्या है? गंगा, गोदावरी, नर्मदा या फिर कृष्णा। ये चारों नदियों में से ऐसी कौन सी नदी है जो रिफ्ट वैली है, अर्थात भ्रंश घाटी में? भ्रंश घाटी क्या होती है? जब दो पर्वत बने हों, मान लीजिए ये दो पर्वत हैं और इस पर्वत के बीच में कोई नदी बहती है तो उसे भ्रंश घाटी नदी वैली बोलते हैं, या रिफ्ट वैली जो है रिवर बोला जाता है। कौन सी इसमें नदी है? तो इसमें आपकी नर्मदा नर्मदा नदी जो है, ये कैसी नदी है? ये एक भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है। अब ये कहाँ पे बनती है? तो ये बहती है जो आपके विंध्य व सतपुड़ा पर्वत श्रेणियां हैं उनके बीच में, और ये पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती है। मतलब जो आपका भारत का पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पे आपके अरब सागर में गिरती है। ठीक, इसलिए इसे आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका अरब सागर क्षेत्र है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार की द्वीप समूह है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है। ठीक, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक है या फिर आंध्र प्रदेश है? तो अगर बात करते हैं किसकी, कॉफी उत्पादन की, तो कॉफी उत्पादन के लिए जो महत्वपूर्ण है यहाँ की जलवायु, जैसे कि वर्षा हो जाती है, मिट्टी हो जाती है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और ये कहाँ पे है? ये आपके कर्नाटक जो राज्य है, कर्नाटक राज्य में सबसे ज्यादा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। जैसे वहाँ का क्या है, चिकमंगलूर और कोडाकू प्रमुख कॉफी उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभर कर सामने आते हैं। ठीक, तो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है और कई बार ये प्रश्न कई सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि कॉफी उत्पादक सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये आपका कर्नाटक हो जाता है। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न क्या है, कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम हजारों बार हर परीक्षाओं में पूछा गया है। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, उन राज्यों के नाम भी पूछे जा रहे हैं। ठीक, तो राज्यों के नाम हम बता देंगे, उन राज्यों के नाम को भी आपको याद रखना है। इसके साथ में कितने राज्य, तो ये टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरते हैं। अब 8 राज्य कौन से हैं, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। कर्क रेखा क्या है? कर्क रेखा आपकी जो 23.5 डिग्री रेखा है, वही आपकी कर्क रेखा होती है। ठीक, तो इस रेखा को आपको याद रखना है। कौन कौन से राज्य हैं 8? पहला कौन सा है? पहला आपका गुजरात हो जाता है। ठीक, दूसरा क्या है? दूसरा आपका राजस्थान हो जाता है। तीसरा आपका क्या है? तीसरा आपका एमपी हो जाता है। चौथा कौन सा है? छत्तीसगढ़ हो जाता है। पांचवा आपका झारखंड हो जाता है। इसके बाद पश्चिम बंगाल हो जाता है। और लास्ट में उधर 7 सिस्टर में कौन आ जाता है? त्रिपुरा और मिजोरम आ जाता है। इससे ये 8 राज्य हो जाते हैं और 8 राज्यों से होकर ये कर्क रेखा आपकी गुजरती है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे और बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? देखिए, कौन सा, तो ये पश्चिमी घाट के बारे में पूछ रहा है। तो अन्नाईमुडी है, धूपगढ़ है या फिर गुरु शिखर है या फिर नंदा देवी है? तो आखिर इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि सबसे ऊंची चोटी है या सबसे ऊंचा शिखर पर्वत है? तो ये आपका कौन सा आ जाएगा? ये आपका अनाईमुडी जो है, ये सबसे ऊंचा शिखर है पश्चिमी घाट का। और ये कहाँ पे स्थित है? तो भैया ये केरल में स्थित है। और केरल में अगर बात करते हैं इसकी ऊंचाई की, तो ऊंचाई कितनी है? तो 2695 मीटर है।
ठीक कितनी 2695 मीटर है और इस इतनी मीटर ऊंचाई केरल राज्य में स्थित अनायमुडी है। इसे आपको याद रखना है कि पश्चिमी घाट का कभी पूछ ले तो आपको याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के लिए उपयुक्त है? कैसी मिट्टी? तो बेटा काली मिट्टी के बारे में पूछा जा रहा है क्योंकि अपने यहाँ भारत में लगभग हर तरह की मिट्टियां पाई जाती हैं। तो उसमें कौन सी मिट्टी काली मिट्टी किस तरह की फसल? गेहूं के उत्पादन में है, धान में, कपास में या फिर जूट में? कौन सी? कि आखिर क्यों ये इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जो काली मिट्टी होती है ये क्या होती है, इसमें जो नमी होती है, नमी सर्वाधिक तौर पे धारण कर लेता है। जब नमी ज्यादा धारण करेगा तो क्या होगा, तो इसमें ऐसी समस्त मिट्टियां आ जाएंगी जो कि इसमें आपके वो समस्त फसलें जो है इंपॉर्टेंट हो जाएंगी जिसमें ज्यादा जो है नमी की आवश्यकता होती है। अच्छा, इसका एक नाम और होता है, एक नाम इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे रेगुर की मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, रेगुर मिट्टी। ठीक, तो इसे भी याद रखना, अगर पूछ ले रेगुर मिट्टी में किस फसल के इंपॉर्टेंट है। और वहीं पे काली मिट्टी तो ये आपका कपास है, कपास के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और ये कहाँ पे? तो ये दक्कन पठार में ये मिट्टी व्यापक रूप से पाई जाती है। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला कोई प्रश्न की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सा पठार प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा नहीं है? क्या किसकी बात कर रहे हैं? देखिए, कौन सा पठार प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा नहीं? यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार या फिर तिब्बती पठार? तो कौन सा है? तो भैया जो तिब्बत का पठार है ना, यही तो हिस्सा नहीं है। बाकी मालवा, छोटा नागपुर, दक्कन ये तो सब अपने भारत के हैं। ठीक, लेकिन तिब्बत क्या है? तिब्बत तो भारत के बाहर स्थित है। ठीक, और तिब्बत के बारे में क्या याद रखना, तो बेटा ये जो है एशिया का सबसे बड़ा है। कहाँ का? ये एशिया का, पूरे एशिया का सबसे बड़ा पर्वत, मतलब क्या है? पठार है। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। ठीक, देखिए दो दो इंपॉर्टेंट एक ही क्वेश्चन में कई सारी चीजें इंपॉर्टेंट मिल जाती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? भारत में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? विकल्प क्या है? चेरापूंजी है, मासिनराम है, कोहिमा है या फिर शिलांग है? तो देखो बेटा, यहाँ पे क्या याद रखना, जैसे कि कुछ जगह पे पहले आप पढ़ते थे कि चेरापूंजी में सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त होती है, लेकिन अभी क्या है, अभी जो नवीनतम डाटा है इसमें किसको? मासिनग्राम को सही माना जाता है। और मासिनग्राम जो मेघालय में स्थित है, विश्व में इस समय सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। ठीक, तो इसे आपको याद रखना है, मासिनराम। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, हिमालय का सबसे युवा तंत्र क्यों माना जाता है? यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसे को कर दीजिए। हिमालय को सबसे युवा पर्वत तंत्र क्यों माना जाता है? पहला क्या है? कम ऊंचाई, दूसरा ज्वालामुखी क्रिया, तीसरा नियंत्रण मोड़ प्रक्रिया और अपरदन की कमी। क्यों नवीनतम माना जाता है, मतलब सबसे ज्यादा यंग क्यों माना जाता है? क्यों बेटा? क्योंकि ये अभी निरंतर मोड़ प्रक्रिया में है। ये क्या होता है, ये अभी तो बनी रहा। पहले अगर बात करते हैं तो यहाँ पे एक सागर पाया जाता था, जिसे क्या, जिसे टेथित सागर के नाम से जाना जाता था। तो क्या हुआ, ये अभी भी फोल्डिंग अवस्था में है या अभी भी निर्माण की अवस्था में, इसीलिए इसे सबसे युवा पर्वत माना जाता है। अच्छा, सबसे प्राचीन की बात करते हैं तो सबसे प्राचीन पर्वत वही हो जाएगा जो अभी सबसे ज्यादा विवादित था, जिसपे सरकार ने क्या किया था, सरकार कह रही थी अब इस पर्वत का जो है ये अगर 100 मीटर से ऊंचा नहीं है तो उसे खदान किया जा सकता है। अरावली पर्वत, उसे ही विश्व का सबसे जो है पुराना पर्वत माना जाता है। ठीक, इसे आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और बात करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खनिज मुख्यतः भारत में उड़ीसा में पाया जाता है? तांबा हो गया, ब्रक हो गया, बॉक्साइट हो गया, लोहा हो गया। कहाँ पे बात कर रहा है? तो बेटा उड़ीसा में बात कर रहा है। और देखिए यही क्वेश्चन आपसे इस बार पीसीएस में भी पूछा गया था, खानदान के बारे में पूछा गया था। तो इसमें आपको किसको याद रखना है? इसमें मयूरभंज और के ओझार। ठीक, ये दो ऐसी जो है खाने हैं या दो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे लोहा सर्वाधिक रूप से पाया जाता है। ठीक, उड़ीसा में लोहा सर्वाधिक तौर पे पाया जाता है, उसमें भी मयूरभंज और के ओझार में सबसे ज्यादा प्रमुख है। ठीक, इसे आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा? ये तो सबको रटा होगा, ये बताने की जरूरत नहीं बेटा। जैसे कि महानदी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा या फिर गोदावरी डेल्टा। तो इसमें सबसे बड़े की बात करा, सबसे बड़ा कौन सा है? तो इसमें आपका जो है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा है और इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है। कौन सा भैया होता है? तो वो आपका आ जाता है सुंदरवन।
कौन सा? तो बेटा सुंदरवन डेल्टा, ये सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। यह भारत और बांग्लादेश में फैला है और मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे हो जाता है। ठीक, क्लियर? तो इसे आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें। ठीक है, ये आपका अगला क्वेश्चन आ गया। मानसून की वापसी भारत में किस माह में प्रारंभ होती है? ये तो भैया आपको पता होगा कि मानसून आता कब। चलिए प्रश्न बदल दिए, मानसून आता कब, आएगा कब? आएगा तो आपका मई के लास्ट वीक में और जून के फर्स्ट वीक में आपके यहाँ आ जाता है, लेकिन जाता कब है? वापसी का मानसून वही कहते हैं। ठीक, जो रिटर्न होता है। ठीक, ये कब आता है, कब वापस जाता है? तो ये सितंबर में, जुलाई अगस्त अक्टूबर में नहीं, ये सितंबर में वापस जाता है, जिसे वापस होता हुआ मानसून भी कहा जाता है या फिर उत्तर पूर्व मानसून भी कहा जाता है। ठीक है बेटा, क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हमारा कौन सा क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नदी कौन? सबसे आसान क्वेश्चन, ज्योग्राफी में इससे आसान क्वेश्चन ही नहीं मिलेगा आपको। यमुना है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी है। तो भैया भारत की सीमा के भीतर की बात कर रहे हैं। अगर भारत के बाहर की बात करेंगे तब तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, लेकिन भारत के सीमा के अंदर की बात यहाँ पे की जा रही है, तो गंगा नदी है जो सबसे लंबी और सबसे विशाल है। लेकिन भारत में क्या है, इसकी लंबाई जो है, अगर जो ब्रह्मपुत्र है उसकी लंबाई क्या है, उसकी लंबाई सबसे कम पाई जाएगी, गंगा से कम पाई जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका अधिकतर क्षेत्र क्या है, बाहर पाया जाता है। ठीक, इसलिए ब्रह्मपुत्र नहीं होगा, गंगा ही सही होगा, क्योंकि भारत के भीतर यही सबसे ज्यादा पाया जाता है। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? शीत मरुस्थल कोल्ड डिजर्ट भारत में कहाँ पाया जाता है? विकल्प है थार, लद्दाख, कच्छ, मालवा। ठीक, तो इन चारों में से कहाँ है कोल्ड डिजर्ट? भैया डिजर्ट क्या है, पहली चीज तो यही आ जाता प्रश्न। तो भैया डिजर्ट ये होता है जहाँ पे 25 सेंटीमीटर, क्या 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। कुछ जगहों पे इसे 20 भी रखा गया है, लेकिन 25 सेंटीमीटर एक जो है मानक होता है। तो 25 सेंटीमीटर से जहाँ पे कम वर्षा होती है उसे डिजर्ट के रूप में जाना जाता है या मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। अगर वो ठंडा है, ठंडा एरिया है, वहां पे पानी कम गिर रहा है 25 सेंटीमीटर, तो शीत मरुस्थल हो जाएगा। और अगर जो है वहां पे क्या है, ग्रीष्म है, मतलब गर्मी है, तो उसे क्या है, ग्रीष्म मरुस्थल कहते हैं। ठीक, तो इसमें क्या है, इसमें लद्दाख आपका ऐसा क्षेत्र बेटा है जहाँ पे शीत मरुस्थल या कोल्ड डिजर्ट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है या बहुत ही कम होती है। और इसका एक कारण भी है, क्या है, ये हिमालय के वृष्ट छाया क्षेत्र में पाया जाता है। आखिर भैया ये कौन सी बला है? ये बला ये होती है कि जैसे मान लीजिए ये आपका पर्वत है, ठीक, ये आपका पर्वत है, तो ये जो क्षेत्र है ना, इधर का किनारा का क्षेत्र, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका वृष्ट छाया क्षेत्र हो जाएगा, मतलब किसी की छाया में आप आ रहे हैं, इसलिए वहां पे बारिश कम होती। क्लियर? चलिए ये हो गया, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, भारत में जूट की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त है? ठीक, किसकी खेती के लिए? जूट की बेटा। ठंडी व शुष्क, गर्म एवं आर्द्र, ठंडी व आर्द्र, गर्म एवं शुष्क। तो इसमें से कौन सी? तो इसमें से गर्म एवं आर्द्र आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे सही होती है। जूट की खेती के लिए गर्म व आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। गंगा डेल्टा क्षेत्र विशेषकर जो पश्चिम बंगाल एरिया है, वो जूट के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, ये तो हमारी आज के इस सेशन के सारे प्रश्न थे जिन्हें हम लोगों ने कर लिया है। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट थे, आपको रट लेने हैं, और अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स आप कमेंट कर सकते हैं। अब चलते बात करते हैं आज का उस प्रश्न पे जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा सागर भारत के पश्चिम में स्थित है? इसी वीडियो को अगर अच्छी तरह से देखे होंगे तो आंसर आपको मिल गया होगा। ठीक, बंगाल की खाड़ी, दक्षिण चीन सागर, अरब सागर या फिर लाल सागर, कौन सा है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। अब बात कर ले रहे हैं कल जो हम लोगों ने कल के अपने सेशन में क्वेश्चन पूछा था उसका उत्तर क्या है। ठीक, कल हमारा प्रश्न क्या था, सिंधु नदी घाटी सभ्यता के लोग किस फसल से परिचित नहीं थे? ठीक, गेहूं, जौ, चावल या फिर कपास। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है? याद ये रखना है कि चावल है, चावल की खेती के लिए यहाँ पे लोग परिचित नहीं थे। हड़प्पा वासी जो है गेहूं, जौ, कपास सब कुछ जानते थे, लेकिन चावल का कोई भी व्यापक प्रमाण नहीं मिलता है यहाँ पे। ठीक, हाँ ये चीज अलग है कि एक दो जगह पे चावल की भूसी पाए जाने के साथ है, लेकिन अभी भी उसे प्रमाणित नहीं माना जाता है। ठीक, तो इसीलिए चावल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने देख लिया। आज के प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके दे दीजिएगा। आज हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं कल अपने इस नए वीडियो के साथ और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।